डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप मुस्कुरा रहे होंगे, मोटिवेट होंगे। तो इसी मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आ चुका है, आंसर की आ चुकी है। ठीक है, तो हम अभी प्रीवियस वीडियो में 9 सितंबर की जो शिफ्ट 1 थी मॉर्निंग वाली, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम सारे के सारे 25 क्वेश्चन। अब हम शिफ्ट 2 9 सितंबर की 2024 की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिस काम के लिए आए हैं उसी को शुरू करते हैं, पढ़ाई। ठीक है, तो माधव परचेस्ड एन आइटम, माधव एक आइटम परचेज करता है फॉर 42,000 रुपये, 42,000 रुपये से, एंड सोल्ड इट एंड बेच देता है एट ए लॉस ऑफ 20% और 20% की हानि पर। विद डेट अमाउंट, उस अमाउंट को ही परचेस्ड अनदर अमाउंट, मतलब कि बेचने के बाद जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को देन ही परचेस्ड, उसी अमाउंट से अनदर आइटम खरीदता है। सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 30% और उस पर 30% का प्रॉफिट कमाता है। वट इज़ द ओवरऑल गेन, मतलब उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से क्लियरिटी देते हैं। माधव परचेज एन आइटम फॉर 42,000 रुपये एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%, और 20% की अंतर होनी होती है। विद डेट अमाउंट, उसी अमाउंट पे, मतलब डेट मतलब इसके लिए लॉस होने के बाद, ही परचेस्ड अनदर आइटम, वो एक दूसरा आइटम खरीदता है और उसे 30% के लाभ पर, गेन का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट, ठीक है, पर बेच देता है। तो उसकी ओवरऑल गेन बताइए, मतलब कि ओवरऑल प्रॉफिट बताइए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ दी हुई है, शायद 3 है आई थिंक। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। मतलब कि पहले लेट सपोज 100 रुपये है हमारे पास। ठीक है, 100 रुपये का आइटम है, हम उसे 20% की हानि पे बेच देते हैं। मतलब कि 20% की हानि होती है, 20% मतलब -20 कट जाएगा तो बचा कितना, 80। उसी आइटम से हमने कुछ चीज़ खरीदी, कोई भी चीज़ खरीदी हो जा सकती है, और उस पर 30% का प्रॉफिट होता है। मतलब कि इस पर 30% का प्रॉफिट हुआ। 80 का 30% कितना होगा, 80 का 10% 8 होता है, 8 3 24, तो 30% हो गया। तो 80 और 24 कितना हो गया, 104 रुपये। ठीक है, 80 20 100 और 4, 104 रुपये। ठीक है, अब देखिए 100 रुपये की चीज़ थी, 104 हम कमा चुके हैं। अब बताइए टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ। 100 से 104 जाने में 4 का, तो 100 की वैल्यू कितनी है पहले, 42,000 रुपये। ये कट गया, 420, एक की वैल्यू होगी 420, एक की वैल्यू 420, तो 4 की कितनी होगी, 420 गुना में हो जाएगा। 4 के 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल इज दैट, 1680 रुपये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वॉल्यूम, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस 8 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, आर स्क्वायर दिया, आर कितना, रेडियस 8, 8 गुना 8, आर का स्क्वायर, एच हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, वैल्यूज दी हुई है, बस पुट कर दीजिए। 7 दूनी 14, तो ये क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, 8 8 64, 44 और 64 को कर लेंगे, यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 4 चौके 16 6। ओके, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में से है। ठीक है, 44 गुना 64 कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 44 64, 4 चौक 16 6, ये हो जाएगा 2816। 16 रुपये लिख दिया मैंने वॉल्यूम, ये तो पुराना वाला क्वेश्चन का याद आ गया, पुराने वाले क्वेश्चन का याद आ गया। ठीक है, तो 2816 आ गया आपका वॉल्यूम आयतन। अब देखते हैं हम ये प्राची के बारे में पढ़ते हैं। 7 years ago, 7 साल पहले, प्राची वाज 4 times as old as her daughter, 7 साल पहले। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं, ये हम प्रेजेंट लिख लेते हैं। तो 7 साल पहले चलते हैं, अब 7 साल पहले यहाँ से -7 years ऊपर, तो क्या होगा, प्राची वाज, अच्छा अपन क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने आधा ही सॉल्व करने लगा। 7 years को, ठीक है, 7 साल पहले प्राची वाज 4 times as old as her daughter, मतलब कि 4 गुना थी,
7 साल पहले, आज से 7 साल पहले पीछे जाएंगे तो जो प्राची है वो अपनी बेटी से 4 गुना एज की थी। 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 4 साल बाद, आज से मतलब फ्यूचर में, प्राची विल बी 2.5 times एज ओल्ड एज अ डॉटर, मतलब कि अपनी बेटी की 2.5 गुना हो जाएगी। अब जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी ना, तो वो डिफरेंस है ना, मतलब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो थोड़ा कम हो जाता है। तो डॉटर वुड हैव भी 2.5 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। लेट सपोज कि, अब मैं यहाँ से आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज एक छोटा बच्चा, ठीक है ना, 4 गुना है 1 साल का, मतलब ये छोटा बच्चा है, ये उससे बड़ा है, ये 1 साल का, ये 4 गुना, तो ये कितना हो गया 4 गुना, ठीक है। ये 1 साल का बच्चा है, ये 4 साल का बच्चा है, तो ये एज का अनुपात आ गया। मतलब कि आज एक आपका छोटा भाई जो अभी पैदा हुआ 1 साल का है और आप 4 साल के हो, तो 1 गुना 4 हो गया। लेकिन अगर आप 4 साल बाद जाएंगे आगे, मतलब आज से 4 साल बाद फ्यूचर में, तो जो 1 साल का है वो 5 साल का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 साल बाद 8 साल का। तो अब देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, ये 4 गुना था, क्या ये 8, अब जो एज है 4 साल बाद जो फ्यूचर में, क्या वो 4 गुना हो जाएगी, 5 और 20 तो नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर थोड़ा सा कम होता रहता है जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं। अब पीछे बढ़ते रहते हैं, पीछे आते रहते हैं 7 साल पहले, तो ज़्यादा होता जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन से भटक गए हम। 7 साल पहले प्राची बात 4 गुना थी अपनी बेटी के, वाज एट दैट टाइम। अब 4 साल बाद प्राची बिल भी 2.5 गुना हो जाएगी अपनी बेटी के, मतलब कि आज से 4 साल बाद, 7 साल पहले फ्यूचर में ये हो जाएगा। तो 7 साल पहले 4 गुना थी, अब आज से 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 2.5 गुना। 2.5 गुना क्या होता है, 2 से 1/2, मतलब कि 5/2, मतलब कि 5/2, बेटी 2 हो जाएगी और माँ 5 हो जाएगी, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ द परसेंटेज, मतलब कि जो आज की एज है ना उनका जोड़ निकालना है, मतलब कि जो माँ की एज है वो जोड़ देंगे किसमें, अपनी बेटी की एज में, ठीक है। तो अब हमें देखना है, देखिए अब हमें पता तो है नहीं कुछ भी कि किसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना, हमें ये तो पता नहीं है। हमें 7 साल पहले का और 4 साल बाद का डेटा दिया हुआ है बस। तो अब हम एक काम करेंगे, सबसे सिंपल है कि आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था ना कि 4 साल पहले, ठीक है ना, मतलब कि आज से 4 गुना होगी, फिर 4 साल बाद 5 से 8 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इनमें आप क्या कॉमन देख रहे हो कि इनका जो डिफरेंस है ना वो सेम है, ठीक है ना। 1 और 4 का डिफरेंस 3 है, यहाँ पे 5 और 8 का 3 है, ठीक है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, जो अनुपात है ना उनके बीच का डिफरेंस। तो क्या यहाँ पे सेम है, 4 और 1 का डिफरेंस क्या है 3, या 5 और 2 का 3, मतलब कि सेम है। तो इसका मतलब 4 से जो 5 यूनिट हो रही है इसमें कितने एज गैप है, 7 साल पहले और 4 साल, मतलब 7 और 4 11 का गैप है, मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 11, ठीक है। अगर 1 यूनिट की 11 हो गई तो जाहिर सी बात फिर तो हम एज निकाल लेंगे। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लेते हैं, कहीं से भी निकाल ले, बात एक ही है। देखिए यहाँ निकाल लेते हैं, 11 पंजे 55 हो जाएगी, और ये 11 दूनी 22 हो जाएगी। अगर 1 की 5 है तो 1 की 11 है तो 5 की 55, और 2 की 22 हो जाएगी, 2 गुना 11 22। तो ये हो गई हमारी असली एज आ गई 4 साल बाद फ्यूचर वाली। अब फ्यूचर से अगर हम प्रेजेंट में जाना, मतलब कि 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, 4 साल बाद की है, 4 साल पीछे प्रेजेंट में जाएंगे, कितना हो जाएगी 55 में से 4 गए 51, ठीक है। ये हो गई 51, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा, ये 55 है, ये 22 है। यहाँ से 4 साल पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 51 हो जाएगी, और यहाँ से 4 साल पीछे जाएंगे तो 18 हो जाएगी। तो ये आ गई हमारी प्रेजेंट की एज, प्रेजेंट एज। तो इन्हीं का तो योग पूछा है, 51 और 18 का योग कितना होता है, 1 और 8 9, 5 और 1 6, तो 69 ईयर्स, ये आज की एज का डिफरेंस आ गया। अब चाहे तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 11 तो हम यहाँ भी पूछ लेते हैं, 11 चौक 44, 11 एकम 11। अब यहाँ से देखिए अगर हम 7 साल आगे जाएंगे तो 51 हो जाएगा, और यहाँ से 7 साल आगे जाएंगे तो 18 हो जाएगा, कहीं से भी निकाल लो, बात एक है। तो 69 इन दोनों की प्रेजेंट की, वर्तमान की एज का सम हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं चौथा क्वेश्चन। फ्रॉम ए सर्कल विद रेडियस ऑफ 15.75 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए सर्कल, एक सर्कल है विद रेडियस उसका 15.75 उसकी रेडियस है, एंड ए सेक्टर, उस पर एक सेक्टर है विद एन आर्क लेंथ, उसकी आर्क की लेंथ कितनी 11 सेंटीमीटर, इज कट ऑफ, मतलब कि वो निकाल दी जाती है आर्क।
फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब कि एक सर्कल बना लेते हैं, ये हो गई रेडियस ए आर कितनी दे रखी है 15.75 सेंटीमीटर, मतलब ये 15.75, ये 15.75 और ये आर्क हो गई जो हम काटी गई है। तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 11 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर। अब निकालना फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब हमें इस एरिया का इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, अगर इसमें आर दी हुई हो और आर्क लेंथ दी हुई हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया एल आर्क लेंथ इंटू रेडियस अपॉन में 2, बस यही है और कुछ नहीं है। मतलब कि 11 गुना में 15.75/2 इतना ही है। 2 से काट लेंगे, 2 से इसको काटा, इसे काटेंगे तो पॉइंट से काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो हम फिर छोटी रखते हैं 7.875, 2 7 14, ठीक है। 11 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा बहुत वैल्यू करीब है। तो हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 11 पंजे 55, 5 हासिल 1, 11 सत्ते 77, 7 और 5 कितना 12, तो कहाँ पे 25 यही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हो गया 2, ठीक है। 11 सत्ते 77, 5 82, तो 8 हो गया। 11 अट्ठे 88 और 8, 11 पंजे 55, 5 हासिल 5, 11 सत्ते 77 और 5 2 हासिल 8, 11 अट्ठे 88, 88 और 6, 88 और 8 कितना हो जाएगा 66, मतलब कि 6 आएगा। अच्छा तो ये भी नहीं हो सकता, 6 आएगा, 6 यहीं पे है बस, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक की ज़रूरत है बस वहीं तक निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हमने 5 का यूनिट डिजिट देख लिया, ये 5 तो सब में ही था, ठीक है। तो हमने यहाँ से जोड़ा तो यहाँ से 2 2 आ गया, तो ये आंसर होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं, आप चाहे तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका पेपर छूट जाएगा। इससे अच्छा आप उतना ही सॉल्व करें जितना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 पे इसको सिंप्लीफाई करना है। एक अच्छा ये देखिए इसमें तो वैल्यू सेम लग रही है ना सब में, 8.3, 9.3, 6.2, यहाँ पे भी। क्या आपको पैटर्न नहीं दिख रहा है? क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a³ + b³ + c³, ये ABC 3ABC, और ये क्या आ जाएगा a² + b² + c² माइनस ये आ जाएगा AB - BC - CA। ये तो फॉर्मूला बन गया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखती है तो आप कसम से कह रहा हूँ आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पूरा आपको 1 घंटे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में चला जाएगा। तो सबसे सिंपल यही होगा कि आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूँ और आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला जाने सॉल्व नहीं कर पाओगे आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा ताकि आप और दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। a³ + b³ + 3q उसे a³ + b³ + c³ - 3abc = होता है a + b + c, आ जाएगा a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो देखिए ये फॉर्मूला नहीं नज़र आ रहा आपको, अगर इसको ठीक है ना, a³ + b³ - c - 3abc = a + b + c, a³ + a² + b² + c² - ab bc - c हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को जो कि ये सेम है, अगर हम इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो बचेगा कि a + a b c, ठीक है ना, a + b + c बचेगा। तो यही तो फॉर्मूला, आपको ध्यान है ना, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो ध्यान से देखिए। तो a + b + c बचेगा, क्योंकि ये बटे में आ जाएगा, तो यही तो इक्वेशन बन रही है। मतलब कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a + b + c बचेगा, मतलब कि 8.3 + 9.2 + 6.1 बचेगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 8.3, 9.2, 6.1 का प्लस क्या होगा, 3 और 2 5 और 1 6, यूनिट डिजिट आ गई 6 है किसी में, ये 6, ये आ गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है इफ tan थीटा 1/3 है। तो सिंपल है, PBP HHP, ये परपेंडिकुलर बेस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा ये साइन है, ये कॉस है, tan है। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, अच्छा PB परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है 1/3, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 3 और 1 10, √10, ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है, ये कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूस क्या है √10, बेस क्या है
बेस इसमें 1 है, सॉरी बेस तो इसमें 3 है ना, ये परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस तो 3 है, तो रूट 10 अपॉन में 3, ये हो गया आपका आंसर है। रूट 10/3 किसमें है, ये रस्सी, आंसर। द पॉइंट P एंड S, 7वां क्वेश्चन, द पॉइंट P एंड S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR, ठीक है, लाइन सेगमेंट मतलब कि एक लाइन है QR, सच डेट ट्रायंगल PQR 90 डिग्री है, SRQ 90 डिग्री है, एंड PQ और SR बराबर है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इन दोनों से स्टेटमेंट बतानी है। राइट हैंड साइड ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो पहले हट जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे ये रह गया बस, ठीक है। अब इन दोनों में से देखना है बस। तो हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR, P एंड S आर ऑन द सेम साइड, द पॉइंट P एंड S आर ऑन द सेम साइड, अच्छा P एंड से एक साइड है, QR PQR, अच्छा ठीक है। एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले हम PQR, बिना डायग्राम बनाए आपको समझ में नहीं आएगा, आपको करने का, तो आपको एग्जाम में भी डायग्राम बनाना ही होगा, ठीक है। हम PQR बना लेते हैं, PQR, PQR कितना दिया हुआ 90 डिग्री, PQR मतलब QR दिया 90 डिग्री, SRQ, S तो है ही नहीं, तो SRQ, तो हम S1 बना लेते हैं, SRQ 90 डिग्री, तो मतलब R 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री खींच लेते हैं, तो हो गया SR 90 डिग्री हो गया, ये पूरा टोटल 90 डिग्री हो गया, ये हो गया S। तो अब कह रहा है PQ और SR बराबर है, PQ और SR बराबर है, मतलब ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल बना लेते हैं पूरा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल का ही स्टेटमेंट है। ऐसा और मिलेगा भी कहाँ से, यहाँ से मिलेंगे, तो ये चतुर्भुज बन जाएगा, वर्ग स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दो एंगल बराबर, एक एंगल ये बराबर हो गया, दो बेस बराबर हो गए, दो बेस बराबर हो गए, एक एंगल बराबर हो गए, ये इसका मतलब ये सर्वांग सम है, ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब कि एक जैसा दिखने वाला, आइडेंटिकल ट्विंस। ये मैंने आपको शिफ्ट 1 जो 9 सितंबर की जो हमने अभी क्लास ली है, ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, मतलब कि जो आइडेंटिकल लगे बिल्कुल। तो अगर ये बराबर है मतलब कि PQR बराबर है, PQ और SR के बराबर है, क्या इसमें देखें PQ और SR बराबर है किसी में, PQ और S, देखिए इनमें डायरेक्ट है ना, आप ऑप्शन देख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसको सर्वांग सम पुट करने के, इससे अच्छा है कि सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट आप इसे देखने के अच्छा है कि आप सीधा देखें QR के बराबर है, तो इसमें देखिए अब ये कुछ ऑप्शन तो पहले से राइट हैंड साइड ऐसा कुछ नहीं होता, तो QR बराबर है क्या, इसमें देखिए QR क्योंकि इसमें QR एक ही है, दोनों में बेस एक ही है, तो QR बराबर है, Q के बाद R आ रहा है, हाँ Q के बाद R आ रहा है, हाँ QR बराबर है, एक ही जगह आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे, यहाँ पे दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान, QR बराबर, ठीक है। तो मतलब ये हो सकता है, इसमें भी QR बराबर है क्या, QR नहीं, इसमें तो QR बराबर ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें QR हाँ ये भी बराबर है, ये एक साथ आ रहा है, तो हम इससे देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या PQ तो और क्या बराबर है, PQR बराबर है SRQ के, ठीक है। देखिए अब देखिए ये दोनों साइड बराबर है, मतलब PQ और SR भी बराबर है, तो क्या PQ और SR बराबर है, सॉरी एक बात मिस हो गई, QR बराबर तो हैं, लेकिन ये जो इसका ये है ना, ये भुजा है जो इसका पॉइंट है, ये ट्रायंगल अलग है, ये ऐसा मिरर जैसा लग रहा है, ठीक है ना, जैसे ये है ना, ये ऐसे मिरर जैसा बना हुआ, और ये उठा के इसके ऊपर पुट कर दिया है। इसका मतलब है कि इसको जब हम ऐसे घुमा देंगे, मतलब कि ये लम्ब इधर आ जाएगा तो बराबर होगा, ठीक है ना, तो बराबर होगा, ऐसे बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं बने हुए हैं, ठीक है ना, ये ऐसे ट्रायंगल नहीं है कि QR बराबर होगा, नहीं, ये अपोजिट है, ये मिरर टाइप है, मिरर इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो ये PQ बराबर होगा SR के, जो हमें क्वेश्चन में सीधे क्वेश्चन में ही देगा, PQ SR के बराबर है, तो इसमें हम देख सकते हैं, उसमें नहीं देख सकते, क्योंकि ये मिरर बन रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसा ट्रायंगल नहीं है, ये ऐसा है, तो ये QR हो सकता है और ये QR हो सकता है, तो QR R के बराबर नहीं हो सकता, QR और QR ही बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम वही देखेंगे जो ज़रूरी है, ज़रूरी क्या है कि PQ और QR
पी क्यू और एस आर दिया हुआ ऑप्शन में, तो पहले हम इसे ही चेक कर लेंगे। पी क्यू और एस आर बराबर है, पी के बाद क्यू आ रहा है, इसके बाद आर आ रहा है, मतलब कि ये दोनों बराबर हो गए। पी क्यू और एस आर नहीं, इसमें क्यू नहीं आ रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ये किस वजह से कोग्नुरेंट है, क्योंकि देखिए इसमें दो साइड है, दो साइड बराबर है, क्यू आर ये बराबर है क्योंकि एक ही बेस है, और ये बराबर, दो साइड बराबर है और दो एंगल बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब है दो साइड, एस एस का मतलब होता है साइड, ये साइड है, ए का मतलब एंगल, ये साइड, तो साइड एंगल साइड की वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26%। ठीक है ना, MRP दिया हुआ, मार्क प्राइस का मतलब होता है MRP इस 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जो MRP है वो 26% ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो इफ़ ए डिस्काउंट, अगर उस पर डिस्काउंट दिया जाता है 32% का, ठीक है, इस गिवन बट विल बी द लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज बताना, मतलब कि कन्फर्म है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, बताओ कैसे दुकानदार जो लॉस करा रहे हैं। तो लेट सपोज ये हमारा CP है, हमने इसको बढ़ाया 26%, फिर जो भी वैल्यू आई MRP उस पर हम डिस्काउंट दिया। ठीक है ना, मार्क प्राइस पे तो हम डिस्काउंट देंगे, कॉस्ट प्राइस पर देंगे नहीं। जो हमारा मतलब कि जो भी हम सामान लेंगे, गुड्डा गुड़िया या बाइक वगैरह कुछ भी लेंगे, जो भी उसकी प्राइस आएगा बिलिंग में नहीं सॉरी, जो दिया होगा बताएंगे कि 60,000 रुपये की बाइक है, 1,00,000 रुपये की बाइक है, तो वो होगी हमारी MRP। अब उस पर हम डिस्काउंट लेंगे, भैया हमें 10,000 का डिस्काउंट चाहिए, तो वो हो जाएगी सेल प्राइस, तो हम इस पर 32% का डिस्काउंट लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए CP से 26% यहाँ जा रहा है, 32% यहाँ आ रहा है, मतलब कि अमाउंट पे बढ़ रहा है। इसका मतलब दिख नहीं रहा आपको सक्सेसिव है कि एक के बाद एक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा MP। ठीक है, मार्क प्राइस, फिर डिस्काउंट हमेशा माइनस में दिया जाता है क्योंकि पैसे कम हो रहे हैं, तो ये डिस्काउंट, फिर इनका सक्सेसिव करेंगे, तो मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट इंटू डिवाइड बाई 100, तो आप ये सक्सेसिव याद रखेंगे। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है MP 26% बढ़ाया गया, डिस्काउंट 32%, MT क्योंकि 26 गुना 32 बटे 100। ठीक है, तो 26 में से 32 गए, कितना आ गया -6%, ये भी माइनस में, तो 26 गुना 32 क्या आ जाएगा, तो 32 गुना 6 होता है 192, तो 19 आ जाएगा इसके हासिल। 32 गुना 2 64, 64 और 19 कितना आ जाएगा 83, 100 तो 100 के डेसिमल में आ जाएगा 8.32, तो -6 8 कितना आ जाएगा -14.32%। माइनस का मतलब है कि लॉस हो रहा है, तो 14.32% आपका है आंसर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। AQ, अब देखिए अगर आप फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। AQ माइनस BQ है, यहाँ पे A माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस बी, ठीक है ना, A² प्लस B² प्लस AB अपॉन में A माइनस बी नीचे ही है, तो A माइनस बी से A माइनस बी कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए AB की जगह पर साइन कॉस लिखना है, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए। ऑप्शन में कहाँ साइन ए कॉस ए, ये हो गया आपका आंसर, सिंपल, ठीक है ना, साइन ए कॉस ए। 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये DI का क्वेश्चन है पाई चार्ट वाला। इफ़ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द 2021, ठीक है ना, प्रोडक्शन हुआ 2021 में 2 करोड़ का हुआ है, देन बट विल बी द सेंट्रल एंगल, सेंटर का एंगल निकालना है इफ़ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन, ये पूरा प्रोडक्शन हुआ है 100%, देन टाइप D कार्स इन 2021, टाइप D कौन सा, ये आ गया। इसमें बताना कि पूरा प्रोडक्शन कितना, मतलब कि एंगल निकालना है, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री सर्कल का, और ये 100% दिया हुआ है, तो 100% कितना आ जाएगा, तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा, मतलब कि 1% कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा 3.6, और D कितना है 20%, तो 20% का एंगल निकालना है, तो 20 गुना में 36 कितना हो जाएगा 72, तो ये हो गया 72 डिग्री। अगर 1% का एंगल 3.6 डिग्री है तो 20% का कितना आएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री आपका आंसर हो गया। देखिए ए राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसकी 2 वजह बराबर होती है, आइसोसेल्स वही होता है, हैज़ एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना, उसका एरिया क्या है 50 स्क्वायर यूनिट्स।
अभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वैल्यूज़ दी हुई है और फॉर्मूला पता है, आंसर वैल्यूज़ लिखिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड एरिया ऑफ, मतलब एरिया दिया होगा 50 एंड हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन में 4, एरिया कितना है 50, हाइपोटेन्यूज कितना है यही तो निकालना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, 4 गुना 50 कितना आ जाएगा 200, तो स्क्वायर कितना आ जाएगा 200, स्क्वायर जाके यहाँ जाकर अंडर रूट में, तो यहाँ से 2 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 100, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 10, 10 रूट 2, ये हो जाएगा आंसर, 10 रूट 2 आपका आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पाई चार्ट शोज मंथली एक्सपेंडिचर, तो ये पाई चार्ट है जो एक मंथली एक्सपेंडिचर बता रहा है आदित्य का। मंथली इनकम कितना है 54,000 रुपये। हाउ मच ही स्पेंड्स ऑन फूड, मतलब फूड पे कितना खर्च कर रहा है, 50,000 रुपये। फूड पे कितना खर्च कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर था, मतलब कि कितना खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना। तो 54,000 रुपये फूड का निकालना है, तो 54,000 फूड पे जाते हैं, फूड ये हो गया, ये 23% है, तो 30% की वैल्यू निकालनी है। तो 30% क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 30 गुना 540 कितना होगा, 3 चौके 12 2, तो ये हो जाएगा 12,420, ठीक है। सिंपल। इस शिफ्ट के क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं। करना चाहे तो इन्हें 10 से 12 मिनट में पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है, कोई बात नहीं। एक पर्सन अर्न 16,000 रुपये पर मंथ, एक पर्सन 16,000 रुपये कमाता है एंड स्पेंड्स 80% ऑफ इनकम, 80% इनकम अपनी खर्च कर देता है। तो हम बना लेते हैं इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जितना आपका वेतन है, खर्च जितना कर रहे हैं, और ये हो गया सेविंग, मतलब कि जितना आप खर्च कर रहे हैं बचा रहे हैं, उन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपकी इनकम हो गई। तो अगर इनकम 100%, अब देखिए 16,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 16,000 की वैल्यू दी हुई है, क्या रुपीज़ में वैल्यू नहीं, तो इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो हम अपनी मर्ज़ी से मान लेंगे। लेट सपोज हम इनकम 100 मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर कितना 80%, मतलब 100 में से 80 खर्च कर देना, तो 20 बचेगा ऑफकोर्स। इफ़ इनकम इंक्रीज बाई 20%, अगर 20% बढ़ जाती है, मतलब कि प्लस 20 बढ़ गई, 100 में से 20 बढ़ गई, एंड एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है, मतलब कि इसको 10% बढ़ गया, 80 का 10% कितना होता है 8, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 20 और 8, हमें तो बैलेंस करना होगा। अगर ये 20 बढ़ा है, ये 8 बढ़ा है, तो सेविंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, 20 में से 8 के 12, मतलब कि 12 हो जाएगी सेविंग। तो अब बोलो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, मतलब कि हमारी सेविंग कितनी बढ़ी है, 12 बढ़ी है, कितने पे 20 पे, गुना में 100, 2 पंजे 10, 12 पंजे 60%, ये हो गया आपका आंसर 60%, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है इस टर्म का डिवाइडेड बाई 9, मतलब कि ये 9 से कटना चाहिए, इसका रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, इसे जब ऐसे करके काटेंगे 9 से तो कितना बचेगा। और चाहे तो आप और लोगों की तरह भीड़ की तरह इसे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर सबसे बेस्ट तरीका डिजिटल सम। डिजिटल सम में क्या करना था, 2 8 7 3 5 4 2 9, 9 से डिवाइड करना। डिजिटल सम मतलब कि जो भी 9 आ जाए ना, 9 को काटते जाओ, ठीक है ना, मतलब इसको गिनते जाओ, 9 का मल्टीपल ही चेक करना है, जहाँ भी 9 आ जाए उसे काट दो। ये 9 आ गया, काट दो, 5 और 4 9, ये काट दो, 3 और 2 5 और 7, 7 और 2 9, काट दो, तो क्या बचा 8 और 3 11 और 2 13, 13 में से 9 घटा देंगे कितना बचेगा 4, 9 को अगर 4 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4, तो ये होगा आपका रिमाइंडर, 4 ही रिमाइंडर है आंसर, सिंपल इज दैट। अब करते हैं 15वां क्वेश्चन। ये सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सी, मतलब कि इसका मतलब है कि पॉइंट टू सी, ओके सेंटर विद सी क्या है फिर, अच्छा सी सर्कल है, सर्कल सी दिया हुआ, ये सर्कल सी, ये सर्कल सी पे सेंटर है, एक सर्कल है इसका सेंटर ओ है, सी सर्कल है, मतलब नाम है सर्कल का सी, एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी, मतलब कि पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जो सर्कल से दूर है। लेट पी ए पी बी टू टेंजेंट टू सी, मतलब कि जो सर्कल सी है उस पर पी ए पी बी टेंजेंट है। पहले हम सर्कल बना लेते हैं, यहाँ के बाहर हमने 2 पॉइंट बना दिया, इस पर हम टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट क्या है पी, लेट पी ए पी बी विद टेंजेंट टू सी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, पी ए पी बी टेंजेंट हो गया, एंड बीइंग पॉइंट्स ऑन द टेंजेंसी रिस्पेक्टिवली, इफ पी ए पी बी आर इंक्लाइंड, मतलब कि इंक्लाइंड है, ठीक है।
टू ईच अदर एट एन एंगल, मतलब कि ये दोनों बीच का एंगल बना रहा है एट एन एंगल और 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो देन फाइंड द पी ओ ए। इसमें क्या लिखा था, विद सेंटर हो, मतलब कि सेंटर होगा पी, तो निकालना क्या, पी ओ ए, पी ओ ए, मतलब कि हमें ये एंगल निकालना है। इसे भी जोड़ लेते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि जो ये सेंटर के साथ अगर कोई बाहर बिंदु है, सर्कल से दूर है, वो सर्कल पे टेंजेंट बनाती है, ठीक है ना, दो टेंजेंट ऐसे बनाती है, और उसे अगर सर्कल से मिला दिया जाए उन टेंजेंट वाले पॉइंट्स को, ठीक है ना, रेडियस हो जाएगा, ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है। तो यहाँ जो एंगल बनता है ना, वो इस एंगल का आधा होता है, मतलब कि ये अगर 10 होगा तो ये 5 होगा, ये 20 होगा तो 10 होगा, ये 100 होगा तो 50 होगा, ये 120 है तो 60 होगा, तो 60 है तो 120, और ये 100 पूरा टोटल 120 है, इस लाइन को मिला देंगे तो ये हाफ हाफ में कट जाएगा, तो ये होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री आपका आंसर, क्योंकि हमें इतना ही पूछा, आधा, ठीक है ना, ये आधा ही पूछा हमसे, 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस कम देखे जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, अब पूछा गया है तो सॉल्व जरूर करेंगे। The angle of triangles are such that one is the average of other two, then the angles are. The angles of the triangles are such that one is the average of other two, then the angles are. मतलब इनमें से ये एंगल्स दिए हुए हैं, बल्कि एक जो एंगल है वो दो बाकी दो एंगल्स के एवरेज है, बस हमें ये निकालना है, ठीक है ना। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वही हमारा आंसर है, 1 2 3 4, तो वो कौन सा एंगल है, तो निकालते हैं हम। लेट सपोज हम इस एंगल को लेते हैं, ठीक है ना, 6 और 3, तो हम इसको लेते हैं π/6, π/3 डिवाइड बाई 2। एवरेज कैसे निकालते हैं, मैंने 4 और 6 का एवरेज निकालना, तो 4×6/2, क्योंकि 2 यूनिट है, तो 4 6 10/2 5 आ जाएगा एवरेज। इसी तरह से इस एंगल को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा एवरेज। तो अब निकालते हैं, 6 आ गया एलसीएम, ठीक है, 6 आ गया आपका एलसीएम, तो हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, तो आ जाएगा पाई, 3 दूनी 6, 2 पाई, ये बटे में 2, तो ये बटे में 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 2 पाई और 6, 2 पाई और 1 पाई कितना होगा, 3 पाई। जैसे 1x और 2x कितना हो जाता है, 3x, 1 पेंसिल और 2 पेंसिल कितना हो जाता है, 3 पेंसिल। इसी तरह से 6 दूनी 12, 3 से 1 कट जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है, तो π/4। ये तो एवरेज बना ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, या फिर हमने कहीं गड़बड़ किया, ठीक है। फिर दूसरा देख लेते हैं, π/3, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा 2π/3, तो ये π/3 बनेगा ही नहीं एवरेज, ये भी नहीं बनेगा। π/6 π/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इसके हम दूसरे और कोई एंगल रख के देखते हैं एक बार, 6 और 2 रख के देखते हैं एक बार, ठीक है। हम इसको रख के देखते हैं क्या इसमें बराबर है कोई दूसरा एंगल, π/6 + π/2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 तो नीचे आ जाएगा, ये गुणा 2 हो जाएगा, 6 से 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 से 6, तो ये पाई प्लस 2 थी 6, 3 पाई, π/4 पाई, 6 दूनी 12, ये तो आ रहा है मेरे ख्याल से, 4 थी 12, तो π/3, ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन आपका हो गया 1, ठीक है ना। और किसी में बन रहा है क्या, नहीं बना, तो ठीक है, बस एक ही ऑप्शन बन रहा है, लेकिन इसमें इन दोनों एंगल्स का एवरेज ये नहीं है, इन दोनों एंगल्स का एवरेज ये है। अब ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आप हर किसी का सॉल्व करके देखना होगा, क्या पता आपका एक बार में आंसर निकले या ना निकले, ठीक है। जैसे मैंने सारे करके देख लिया ऑलमोस्ट, फिर भी हमें ये वाला ऑप्शन मिला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ट्रिकी होते हैं, और आप कभी कभी धोखा भी खा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही कौन सा गलत है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इन दोनों का एवरेज लेंगे π/6 + π/2, ठीक है, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 पाई, फिर 2 को 6 से करेंगे 3 पाई, 3 पाई कितना 4 पाई, बटे में 2 था, तो यहाँ लेंगे 6 दूनी 12, 4 में से 4 को 12 से काटेंगे π/3, तो ये दोनों एंगल्स का एवरेज ये होगा, मतलब कि यही आपका आंसर है 8%, ठीक है ना।
एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस, एट प्रेजेंट लिखा होगा, ए प्रेजेंट नहीं होगा, ए तो आ गया। एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ए बी का 3 गुना है, मतलब अब भी की बात हो रही है, ए बी 3 गुना है, ठीक है। सी इज़ 5 years एल्डर देन बी, सी बी से 5 वर्ष ज़्यादा है, मतलब कि ये तो रेशो है, असल वैल्यू क्या हो क्या पता, ठीक है ना, लेकिन बी से 5 साल बड़ा है, इतना पता, एल्डर का मतलब बड़ा। द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी सी इज़ 75 years, मतलब कि इन तीनों की एज, मतलब ये सी है जो इससे 5 साल बड़ा है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 75 years आ जाएगा, ठीक है। द रेशो ऑफ द एज ऑफ बी 5 years है, मतलब कि बी की एज निकालनी है 5 साल पहले की, टू द एज ऑफ ए 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि अलग अलग टाइम पे एज निकालो और फिर उनका हमें रेशो बताना है। तो पहले हम रियल एज निकाल लेते हैं, तो अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि सी की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो सिंपल हम ऐसे करेंगे कि रेशो किसी न किसी का मल्टीपल तो हो गई, ये तो वैल्यू नहीं है, हो सकता है ये 6 और ये 2, अभी 3 रेशो आएगा, हमें क्या पता, तो हम इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये सी कितना है, 5 साल ज़्यादा है, मतलब कि एक एक्स प्लस 5 साल ज़्यादा है, ये 5 years है, ठीक है ना, ये रेशो में नहीं है, ये ईयर्स है, तो इनका योग कितना है 75, तो 3 और 1 4x और 1 5x, तो 5x प्लस 5 साल कितना हो गया 75 साल, तो 5 years, ये ईयर्स है, वाई नहीं है ईयर्स है, तो 5 साल इधर जाएगा, माइनस में जाएगा, 75 से 5 गया 70, तो हो गया 5x, तो x की वैल्यू कितना होगी 5 1 5, 5 6 के 20, तो x की वैल्यू होगी 14। अगर हम इसे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी ए बी सी की एज निकल जाएगी, ठीक है। तो ए बी सी की एज कितनी निकल गई है 14 3 42, 14 1 14, 14 15 19, ठीक है, ये हमारी एज आ गई है। 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस रेशो को आ गया, और ये तो सीधी बात है 14 हो गया, तो ये 5 साल बड़ा तो 19 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि द रेशो ऑफ द एज ऑफ बी, रेशो निकालना, एज ऑफ बी 5 साल पहले, 5 साल पहले बी की आज 14 है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 14 से 5 कर लो। अब कह रहा है कि टू द, मतलब किसके लिए, टू द एज ऑफ ए की निकालनी है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आज से, तो ये आज कितने 22, तो बाद में कितनी हो जाएगी 3 साल बाद 45, रेशो निकालेंगे 9 1 9 9 5 45, 1:5, ये हो गया आपका आंसर, 1:5 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द मंथली वेजेस, मतलब कि ये कमाई है, मजदूरी है, ऑफ 3 मैस वर्कर्स, 3 मतलब कि वेतन है, वेजेस, जो 3 मैस वर्कर्स मैस में काम करते हैं, मतलब कोई हॉस्टल वगैरह होगा, राहुल सुनील विपिन आर गिवन, राहुल और सुनील ये मैस वर्कर्स हैं, इनकी ये मंथली सैलरी दी हुई है, मंथली वेजेस इन नवंबर में, द वेजेस ऑफ सुनील, सुनील के वेजेस है जो ये, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेजेस ऑफ राहुल, इसका कितना परसेंट है, मतलब कि 10,500, 11,500 राहुल का कितना प्रतिशत है, तो 100 से कर लेंगे, ये 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 में 10, 5 में 5, ये 5 में 10, 5 × 15, मतलब कि 2100 बटे 2300, तो अब 2300 काटेंगे 2100 को, 23 ढाई पे 230 हो जाएगा, तो 9 पे काटेंगे, तो 23 गुना 9 कितना होता है, 9 3 27, 9 2 18, 2 20, 207, इसमें 7 गया 3, ऊपर 0, 23 1 23, ये बचा 7, 91 तो आएगा, 91 किस में इसमें, तो डी आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, इफ़ एक्स वेरीज प्रोपोर्शनल, 19 क्वेश्चन है, अगर एक्स वेरीज इन्वर्सली, अगर एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई का, मतलब कि एक्स इन्वर्सली है, डायरेक्टली होता तो यहाँ आता, ये वाई है, मतलब कि एक्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा वाई इतना ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 1% बढ़ता है तो 1% कम हो जाएगा, 10% बढ़ता है तो 10% कम हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर एक्स 2 है और वाई 6 है, देन वाई द वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है जब एक्स 3 हो, मतलब कि x1 बटे में यहाँ पे x2 लिख देते हैं, x1 का रिलेशन कहाँ पे, ऐसे तिरछा है ना, तो यहाँ पे तिरछा रखेंगे तो ये y1 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा y2, x1 2 है, x2 कितना है, ये हो गया 3, y2 हमें पता नहीं है, y1 दिया हुआ, y1 6, y2 तो निकालना हमें, तो y1 y2 हो जाएगा, y2 लिख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कैंची से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो y2 हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। समझे आप, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिखिए, मैं इसी क्वेश्चन को आपको फिर से समझाऊंगा, चाहे 10 मिनट लगे 20 मिनट लगे। इफ़ ए सम 20 क्वेश्चन,
इफ़ ए सम ऑफ 5,000 रुपये, 5,000 रुपये की कोई राशि है, इस टेकन एट ए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 15% पर एनम हर साल फॉर 3 साल के लिए। इफ़ ए सम ऑफ 5,000 रुपये इज टेकन एज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 साल 3 ईयर्स एंड अनदर सम, और कोई अलग राशि है 8,000 रुपये के 8,000 इज टेकन एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, जिस पे वो 4 साल के लिए लग रहा है। देन द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब कि 3 साल का, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, मतलब इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, ये बड़ी बड़ी रकम है, ये छोटी छोटी दी हुई ऑप्शन में, तो डिफरेंस मतलब कि इंटरेस्ट ही होगा। तो 5,000 का कितना 15%, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो प्लस होता रहता है, मतलब कि आज अगर 10% है, 100 का आपको 10% हर साल मिलता है, तो 100 का एक साल में कितना होगा 10%, तो 2 साल में कितना होगा 20%, 3 साल में कितना होगा 30%, तो ऐसे होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम ब्याज लेते हैं ना, ठीक है ना, मतलब 100 का 10% कितना होता है 110, तो अगले साल 110 का 10% निकालेंगे, 100 का नहीं। तो इसलिए 15% क्या होगा, 15 तिया 45%, 15% 3 साल के लिए, तो 5,000 का 45% हो जाएगा, ठीक है ना। 3 साल मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट कितना है 15%, टाइम 3 साल, तो 15 थी 45% हो गया, तो इसका 45% क्या हो जाएगा, 50% को हम 100 लिख सकते हैं, PRT डिवाइड 1, तो 100 से ये डिवाइड हो जाएगा, 50 गुणा 45 कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 का 5, 5 और 20 तो 2250 रुपये। अब निकालेंगे हम 8,000 का, तो 8,000 का क्या हो जाएगा, 8 जब प्रिंसिपल हो गया, रेट कितना हो गया 12%, टाइम कितना हो गया 4%, तो 12 चौक 48%, की वैल्यू होगी 100, तो 100 से कट जाएगा, तो 8 गुना 48, 8 8 64 के 4 से 6 8 से 32 और 6 3840 रुपये। तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, मतलब कि घटा देंगे, ये बड़ा ये छोटा, तो घटा देते हैं, 2250 से घटा देंगे, 14 से 5 गए 9, 2 गए 5, सॉरी हाँ 14 से 5 गए 9, 7 से 2 गए 5, तो 5 से 90, 3 से 2 गए 1, तो 1590 रुपये आएगा डिफरेंस, तो ये हो गया आपका आंसर 1590 रुपये, ठीक है। अब करते हैं 21वां क्वेश्चन, आप चाहे तो सॉल्व करने की एक बार कोशिश कर सकते हैं, इसको ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मैं इस बताता हूँ, वरुण एंड संदीप स्टार्टेड फॉर ए कार रेस, वो एक रेस लगाते हैं एट ए सेम पॉइंट, एक ही जगह से इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, एट द सेम टाइम उसी समय, ऑन इस सर्कल ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है 1635 मीटर का, एक सर्कुलर ट्रैक है 1635 मीटर का, विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, एक ही दिशा में सर्कुलर ट्रैक पे रेस लगा रहे हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम बाद ये वापस मिलेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, देखते हैं अगली बार कम मिले क्यों, क्योंकि जो कम दूरी वाला ना, जो इसकी स्पीड कम है वो धीरे धीरे चलेगा, और जो तेज़ स्पीड वाला वो तेज़ तेज़ चलेगा। अब वो देखिए धीरे चल रहा है तेज़ चल रहा है, चलते चलते एक बार इतना पीछे आ जाएगा कि वापस इसी पे मिलेगा, मतलब पूरा चक्कर कंप्लीट करके इसके पीछे आके धप्पा दे देगा इसको, ठीक है ना। तो अब देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में दी हुई स्पीड, तो हम इसको मीटर में कर लेते हैं। मीटर में करने का सबसे बेहतर तरीका है कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, 18 पंजे 90, 5 25 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बी का निकालेंगे, बी का 108, 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 पंजे 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड, दोनों की स्पीड आ गई। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। रिलेटिव का मतलब अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं ना दोनों, तो इसका मतलब है माइनस होगा, मतलब इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अगर ऐसे इस पॉइंट से ये शुरू करता है और इस पॉइंट से ये शुरू करता है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, मतलब बहुत तेज़ से ऐसे सूंघ करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए रिलेटिव स्पीड हमें निकालना है टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड नीचे आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड SR। डिस्टेंस कितना है 1635 मीटर, इनके बीच का डिफरेंस 30 और 25 का 5, जो कि ये एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो 5 से करेंगे, 5 3 15, 1 और 3 15 10, 5 7 35, 327 सेकेंड, ये आ गया आपका आंसर टाइम, 327 सेकेंड, ये हो गया आपका आंसर सी। अब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेंस के लिए क्वेश्चन होता है, लेकिन प्री में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैवी आ जाते हैं।
तो देखते हैं पाइप M&N/S, पाइप 3 है, एक का नाम M है, एक का नाम N है, एक दूसरे का नाम S है। कैन फिल ए टैंक, एक टैंक को भरते हैं 25 मिनट में, M 25 मिनट में, M 50 मिनट में, S 100 मिनट्स में। इनिशियली पाइप N एंड S आर कीप्ड ओपन फॉर 10 मिनट, N और S को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। देन N को क्लोज कर दो, देन पाइप N इज शट डाउन, ठीक है, शट डाउन वाइल पाइप M इज ओपन, जबकि पाइप M खुला ही रहता है, मतलब कि उसके बाद खोल दिया जाता है। पाइप S इज क्लोज्ड, पाइप S को बंद कर दिया जाता है 15 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज, मतलब कि 15 मिनट भरने से पहले, जब भी भरा होगा उससे 15 मिनट पहले ही बंद कर दिया गया है। हमें नहीं पता कि पाइप कब भरा है, पानी कब भरा है। तो हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंक, कितना टाइम लगा पूरा भरने में। इफ़ द 3 पाइप्स वर्क इन द पैटर्न, मतलब कि इसी पैटर्न में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं, ये M है, ये N है, ये S है, यहाँ भी इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता। तो देखिए ये M भर रहा है 25 मिनट, N भर रहा है 50 मिनट में, 100 भर रहा है 100 मिनट में, तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100 एलसीएम, ये बड़ा है। तो 25 चौके 100, 50 दूनी, यहाँ ये इफिशियंसी है, ठीक, 50 दूनी 100, 100 एकम 100, मतलब कि 1 मिनट में 1 यूनिट भरेगा, 1 मिनट में 2 यूनिट भरेगा, 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा, मतलब कि इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा M की। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जो इंसान छोड़ के जा रहा है, जितने टाइम के लिए छोड़ के जा रहा है, उसको हम ऐड कर देते हैं और उसी से पूरा काम करवा लेते हैं। इसका मतलब कि उसने ऐड का, हमने उसका काम ऐड कर दिया, उतने दिन ही काम करवाया, तो इसका मतलब कि वो 0 हो गया, ठीक है ना। लेट सपोज ये काम ही नहीं कर रहा 0, ठीक है, लेकिन हमने इसे 5 काम बढ़ा दिया, इतना ही काम है, 5 काम बढ़ा दिया, हमने इमेजिनेशन किया और हमें इससे काम करवा लिया 5 की यूनिट से। तो 5 से 5 कट जाएगा 1, तो वापस तो 0 भी आ गया, 5 से 5 काम खत्म हो गया। 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने तो ऐड किया है ना इसमें, तो हम उस काम को ऐड करा देंगे, ठीक है। इसको और डिटेल में समझने के लिए ना कम से कम 20-30 मिनट की क्लास है, कोशिश कीजिए आपको समझ में, वरना मैं इसका ना सेपरेट वीडियो बनाकर 15-20 मिनट में इस क्वेश्चन को आराम से समझाऊंगा। अगर आपको नीड है तो आप कमेंट में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, कि मुझे 22 नंबर का क्वेश्चन समझा दीजिए आप 10 मिनट में आराम से, लेकिन ठीक है। तो अब देखते हैं, इनिशियली N एंड S आर कीप्ड ओपन, मतलब N और S 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं, वाइल देन N इज शट डाउन, मतलब कि 10 मिनट बाद N बंद कर दिया जाता है। वाइल M इज कीप्ड ओपन, M को खोला जाता है, मतलब 10 मिनट बाद N को तो बंद कर दिया जाएगा 10 मिनट बाद, और M को खोला जाएगा। पाइप S इज देन क्लोज्ड, मतलब कि S खुला ही है, शुरू से लेके खुला ही है, मतलब कि S को तो छेड़ा ही नहीं है ना। S नोटेशन 10 मिनट काम किया, N को बंद कर दिया, N की जगह M आ गया, अब S तो अभी भी चल ही रहा है ना, शुरू में भी काम कर रहा है, लास्ट में, मतलब कि S तो पूरा ही रहेगा, पूरे टाइम ही रहेगा। बिफोर द टैंक, अच्छा S को भी बंद कर रहे हैं। पाइप S इज क्लोज्ड 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लो, मतलब कि जब टैंक भर रहा होगा ना उससे 15 मिनट पहले इसको बंद कर दिया जाएगा, तो 15 मिनट इसमें माइनस करना होगा। तो हाउ मच टाइम, मतलब कि अब देखिए 100 यूनिट था आपका टोटल काम हो गया। अब कह रहा है कि N एंड S, ठीक है, शुरू से फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पाइप N एंड S आर कीप्ड ओपन फॉर 10 मिनट, एंड मतलब कि हम निकाल लेंगे कि किसने कितना काम किया है, ठीक है। अब देखते हैं, पहले M को देखते हैं, M को देखते हैं, ओपन फॉर N एंड S ओपन फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए खोले गए, N को बंद कर दिया गया, M को खोला गया, M को खोला गया, मतलब कि 10 मिनट बाद, 10 मिनट तो इसने काम ही नहीं किया ना, तो हम इसको 10 मिनट जोड़ देंगे। तो ये 1 मिनट में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 मिनट में कितना काम करेगा, 40 मिनट, ठीक है। तो इसका काम जोड़ देंगे, क्योंकि इसने 10 मिनट तो काम ही नहीं किया ना, तो जो हमने काम नहीं किया ना उसको हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखते हैं N की बारी, एक एक करके करते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में। इनिशियली N एंड S आर कीप्ड ओपन फॉर 10 मिनट, N और S खोले जाते हैं। देन पाइप N इज शट डाउन, फिर N को बंद कर दिया जाता है, N शुरू में खोला जाता है, फिर N शट डाउन बंद कर दिया जाता है, मतलब कि 10 मिनट ही काम किया इसने। अब देखिए 10 मिनट का काम करके चला गया, एक काम करते हैं इसका 10 मिनट हटा ही देते हैं, समझ लेंगे N ने कोई काम ही नहीं किया, N को हम लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। N ने कोई काम नहीं किया, शुरू का काम है तो उसको हटा ही दो, ठीक है ना। ये तो N ने शुरू में 10 मिनट कितना काम किया होगा, N 1 मिनट में 2 यूनिट करते हैं, 10 मिनट में 20 मिनट। अगर हम 20 मिनट काम ही नहीं कर पाए तो हम S से डिवाइड ही नहीं करेंगे, समझ लेंगे S है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है। हम ये जो 20 मिनट का काम है ना, भाड़ में जाए, हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, ये समझ लेंगे भगवान ने कर दिया, हमें मतलब नहीं है। तो N का काम हो गया बस,
एस इज क्लोज 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लो। एस इज क्लोज 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवर, पहले मतलब कि जब भी भरा हो, कब भरा होगा हमें पता ही नहीं। तो इससे हम काम तो करवा रहे हैं, कितनी देर करवा रहे हैं वो नहीं पता, इससे अच्छा हम इसका पूरा काम ही करवा देते हैं, ठीक है ना। पूरा काम करवाएंगे शुरू से लेकर एंड तक। तो जो 10 मिनट 15 मिनट पहले जो ये काम छोड़ के चला गया ना, हम इसको ऐड कर देते हैं। तो एस ने 15 मिनट में कितना काम किया होगा, 1 मिनट 1 यूनिट 15 मिनट 1 यूनिट 1 मिनट कर रहा है, तो 15 यूनिट कितना करेगा 15 मिनट में। तो एन तो हमने हटा ही दिया सारा काम, एम और एन कितना हो जाएगा, सॉरी एन तो छोड़ देना, तो एम और एस कितना हो जाएगा 4 और 1 5 इफिशियंसी के साथ। तो इसका मतलब कि टोटल काम हो जाएगा 140 में से 20 गया 20 20 और 15 35 135 बटे 5, तो 5 दूनी 10 5 7 35 हो जाएगा 37 मिनट। तो 37 मिनट सॉरी 27 मिनट आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। 21 माइनस 4.9 डिवाइड बाई 7 प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9। देखिए अब इसका कोई फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, तो इससे अच्छा फटाफट सॉल्व भी कर लेते हैं, फॉर्मूला सोचने से अच्छा फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 21 माइनस 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1.9 है, तो 0.7 हो जाएगा। फिर 4 को इससे करेंगे, 4 9 36 6 चलते हैं, 4 3 12 3 15। तो कितने यूनिट कितने डिजिट्स के बाद 0 है, एक और दो डिजिट्स हैं जिनके बाद 0, तो 1 और 2 के बाद 0 लगा देंगे, 1 और 2 1.56 ये हो जाएगा प्लस 0.9 प्लस 0.9 ये माइनस 0.7, इसको घटाएं कितना आ जाएगा 0.2 और 0.2 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.2, तो कितना हो जाएगा 6 5 और 2 7 हो जाएगा 1.76, तो 21 प्लस 1.76 21। अब देखिए 21 लिखा, पॉइंट 0 कितनी भी लगा दो पॉइंट के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होगा 1.76 6 7, इनको जोड़ देंगे बस 1 और 1 2 22.76 आंसर, ये हो गया आपका आंसर 22.76। चलिए अब हम काफ़ी करीब हैं अंत के, ठीक है ना। इस शिफ्ट का जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी, किसी सिटी का टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 16 डेज, पहले 16 दिन, पता नहीं कौन से 16 दिन, ऑफ ए जनवरी के 16 दिन। जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, 16 दिन का टेम्परेचर दे दिया 22 डिग्री, एवरेज दिया हुआ 16 दिन का टेम्परेचर नहीं है, मतलब कि कुछ टेम्परेचर हुआ होगा, 16 दिन का एवरेज निकाल के 22 डिग्री दे दिया। तो एवरेज टेम्परेचर फॉर द लास्ट 16 डेज, मतलब आखिरी के 16 दिन, आखिरी के 16 दिन का टेम्परेचर कितना दिया हुआ 36 डिग्री, मतलब कि पहले 16 दिन और आखिरी के 16 दिन का टेम्परेचर 26 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी पहले के 16 दिन 22 डिग्री, आखिर के 16 दिन का 26 डिग्री। इफ़ द एवरेज टेम्परेचर फॉर द इंटरमेंट, अगर पूरे महीने के एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन 16th डे, 16वें दिन का टेम्परेचर बताना है। तो पहले हम इसके डेटा को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इफ़ द एवरेज टेम्परेचर फॉर इंटरमेंट कितने दिन होते हैं इंटरमेंट में, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 दिन का टेम्परेचर कितना 24 डिग्री सेल्सियस। अब पहले 16 दिन का टेम्परेचर कितना, 16 दिन का फर्स्ट 16 डेज ऑफ टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। अब बोला कि आखिरी के 16 दिन, तो आखिरी 16 दिन के टेम्परेचर कितना 26 डिग्री। अब ओवरलैप कौन सा कर रहा है, 16 एक महीने 32 दिन तो होते हैं, मतलब कि 16वां दिन ही तो ओवरलैप कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 16, फिर यहीं से 16 से शुरुआत हो गया, अगले 16 दिन जब भी तो बनेगा। ओवरलैप कितने दिन पड़ रहा है, एक दिन कौन सा 16 दिन, क्योंकि 16वां दिन बार बार गिना जा रहा है। 15 दिन आखिर के 15 दिन और बीच के 15 दिन, ठीक है ना, 1 से 15 तक गए, 16 से 31 तक गए, लेकिन यहाँ हो गए हमारे कितने दिन हो गए 16 दिन, 16 से 31 तक, 1 से 15 दिन, मतलब कि 16वां दिन 2 बार गिना गया ना, तो उसी का निकलना। तो अब देखिए एवरेज से ये पहले 16 दिन कितना कम है, 24 से 22 -2 डिग्री, तो -2 गुना 16 32 डिग्री। अब देखिए ये जो आखिरी के 16 दिन कितना है, 24 से 16, ये 2 डिग्री ज़्यादा है, 16 दिन 32 डिग्री, तो इसका मतलब एवरेज में कितना फ़र्क पड़ा, 32 से कट जाएगा 0 डिग्री। अरे यार ये तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा 0 डिग्री। अगर ये ज़्यादा होता, ठीक है ना, एवरेज से ज़्यादा होता, तो इसका मतलब है कि हम उतना ही एवरेज में बढ़ा देते हैं, लेकिन अब तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि कितना भी कर लो 24 डिग्री रहेगा इस 16 दिन का टेम्परेचर, 24 डिग्री, जब भी तो हमें एवरेज से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी, 24 डिग्री आपका आंसर। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड
आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। अगर आप कुछ भी लगता है कि मेरे कंटेंट में इम्प्रूव होना चाहिए तो आप बताइए, मैं उसका इम्प्रूव करूँगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप अपने डाउट्स को शेयर कीजिए, पोस्ट कीजिए, मैं उनका आंसर जल्द से जल्द दूंगा वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू, ताकि आपको समझने में सबसे ज़्यादा आसानी हो और मेन सारा उसकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चलेगी और एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट होगा।